आज मैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पर आपको पढ़ाऊंगी। अब मानव भूगोल चूँकि भूगोल की ही एक शाखा है, इसलिए भूगोल पर भी प्रकाश डालना उचित होगा। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी यूनानी शब्द जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करने वाला ही भूगोल है। अब आपको यह भी जानना होगा कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये एक यूनानी विद्वान थे जिनका नाम इरेटोस्थनीज था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जनक कहा जाता है। अब भूगोल के आधुनिक स्वरूप की नींव जो है वो 1750 से 1850 के मध्य पड़ी, जो हम्बोल्ट महोदय ने डाली, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहते हैं। अब चलते हैं मानव भूगोल पर। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मानव को केंद्र मानते हुए पार्थिव एवं प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव की सभी क्रियाओं पर भौगोलिक वातावरण के अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है और मानव स्वयं भी अपनी क्रियाओं से भौगोलिक तत्वों को प्रभावित, परिवर्तित एवं परिमार्जित करता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने इसकी नींव डाली। वर्तमान में इन्हें ही मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और कहा जाता है कि सन 1882 में ही इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी को 3 खंडों में प्रकाशित कर मानव भूगोल की नींव डाली थी। अब थोड़ा सा परिभाषाओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मानव भूगोल की अनेकों परिभाषाएं हैं। रेटजल महोदय ने मानव भूगोल को मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन बताया है, जबकि एलन सी सैम्पल महोदय ने यह कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी कि इसमें गत्यात्मकता ही प्रमुख शब्द है। पाल विडाल डी लाब्लाश महोदय ने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। अब चलते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के विषय में। अब मानव भूगोल की प्रकृति को देखा जाए तो हम ये कहना चाहेंगे इस विषय पर, मानव भूगोल की प्रकृति के विषय में यह हम कहना चाहेंगे कि भौतिक वातावरण जो है उसके विभिन्न तत्व होते हैं। अब जैसे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ होती हैं, मृदा होती है, जलवायु होती है, जल होता है, प्राकृतिक वनस्पति होती है, अनेकों प्रकार की प्राणी एवं वनस्पति जगत, चट्टानें और खनिज वगैरह होते हैं। अब ये तो मुझे भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, लेकिन इन्हीं पर मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को विकसित करने के लिए उसका ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों द्वारा इस पर घर बनाता है, स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं यानी कि हॉस्पिटल बनाता है, खेत, नगर, नहरें, पुल, सड़कों आदि का निर्माण, कल कारखाने आदि का निर्माण भी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है वो भौतिक पर्यावरण से व्यापक अनुकूलन करते हुए सांस्कृतिक अथवा मानव परिवेश का निर्माण करता है। मानव भूगोल को वर्तमान समय में गतिशील अर्थात गत्यात्मक विषय के रूप में देखा जा रहा है।
उदाहरण स्वरूप जैसे कि 20वीं सदी के आरंभ में सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया था, किंतु तत्पश्चात नई समस्याएं एवं चुनौतियां आने पर इसे भी विषय वस्तु में शामिल कर लिया गया, जैसे राजनीतिक आयाम, सामाजिक संबद्धता, लिंग असमानता, जननीति, नगरीकरण तथा नगर प्रणाली, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुविधाएं आदि। साथ ही साथ इसके अध्ययन में नई विधियों का भी समावेश किया गया, जैसे क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल। अब चलते हैं इस पाठ के अंतर्गत मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं। मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। पहली है नियतिवाद या निश्चयवाद, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये जर्मन विचारधारा कहलाती है। इस विचारधारा को मानने वाले जो भी भूवेत्ता थे, उन्होंने प्रकृति को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने यही बताया कि प्रकृति हमारे लिए पूरा वातावरण तैयार करती है, मनुष्य को उसी के अंतर्गत रहना पड़ता है। वे प्रकृति के उपासक थे। ये भूगोलवेत्ता थे कांट महोदय, हम्बोल्ट महोदय, रिटर महोदय एवं ब्रैडजल महोदय। ये नियतिवाद के ही घोर समर्थक थे। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण के ही अधीन है। मनुष्य अपने पर्यावरण के अधीन इसलिए है क्योंकि वह सारे क्रियाकलाप पर्यावरण पर ही आधारित होते हैं। आगे चलकर स्पेट और हार्टशॉर्ड महोदय ने नियतिवाद का विरोध किया। फिर आगे चलकर के एक विचारधारा आई जिसे संभववाद या संभावनावाद भी कहा गया। इस विचारधारा के समर्थक आपके फ्रांसीसी यानी फ्रांस में इसका उदय हुआ विडाल डी ला ब्लाश महोदय थे, जिन्होंने ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समय बीतने के साथ ही मनुष्य अपने पर्यावरण और प्राकृतिक शक्तियों के बारे में अधिक समझता गया, उसकी समझ और बढ़ती गई, है ना, और वह प्रौद्योगिकी का विकास करता गया। अब नियतिवाद की जगह अब संभववाद ने ले ली। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वो प्रकृति का दास नहीं है नियतिवाद की तरह, बल्कि वो उस प्राकृतिक पर्यावरण जो उसे प्रकृति ने प्रदान किया है उसमें उसने काट छाट की, उसने उसको बदला। प्रकृति की तुलना में इस विचारधारा यानी संभववाद में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। अब तीसरी विचारधारा आती है नवनियतिवाद या आधुनिक निश्चयवाद भी इसको कहते हैं। ये टेलर महोदय की संकल्पना थी, जी टेलर महोदय की। इन्होंने इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। उन्होंने ये कहा था इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति अधिक महत्वपूर्ण है और न ही मानव महत्वपूर्ण है, जबकि दोनों नियतिवाद और संभववाद में, नियतिवाद में आपको प्रकृति को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था कि वही सबको निर्धारित करती है, जबकि संभववाद में ये माना गया था कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। अब आपकी जो नवनियतिवाद विचारधारा थी, जो जी टेलर जिसके संपादक थे, उन्होंने ये कहा ना तो प्रकृति अधिक महत्वपूर्ण है और न ही आपकी मानव महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति तो संभावना उत्पन्न करती है और मनुष्य उसमें काट छाट करता है। ना तो उन्होंने कहा ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। टेलर महोदय का यह मत था कि वातावरण के द्वारा किए जाने वाले जो भी नियंत्रणों हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही सांस्कृतिक प्रगति हो सकती है या की जा सकती है। प्रकृति मनुष्य को उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार संभावनाओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। इस मत को मानने वालों में पीटर हैगेट, सावर महोदय, फ्रांसिस बेकन ने इसका समर्थन किया है।
स्पेट महोदय ने तो इसे प्रसंभववाद तथा डॉक्टर टैथम ने इसे क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। अब हम चलते हैं मानव भूगोल के सामान्य क्षेत्र के विषय में। अब मानव भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या आता है यह भी जानना आपके लिए आवश्यक है। मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, नंबर 2 नगरीय भूगोल, नंबर 3 राजनीतिक भूगोल, नंबर 4 जनसंख्या भूगोल, नंबर 5 आवास भूगोल और नंबर 6 आर्थिक भूगोल आते हैं। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्रों के अंतर्गत किस किस का अध्ययन आता है, चलिए हम बताते हैं। व्यावहारिक भूगोल नंबर 1, सामाजिक कल्याण का भूगोल नंबर 2, अवकाश का भूगोल नंबर 3, सांस्कृतिक भूगोल नंबर 4, लिंग भूगोल नंबर 5, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये सब आपका सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आता है। नगरीय भूगोल में आपका नगरीय अध्ययन नियोजन आता है। अब ये मानव भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र जो मैंने अभी बताया है, उम्मीद है कि इससे आपको कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।